जय हिंद दोस्तों। टीजीटी इंग्लिश मास्टर प्लान 2024 के डे 13 में आप सभी का स्वागत है। 60 डेज के इस मास्टर प्लान में जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी को ऑथेंटिक बुक से कवर करने जा रहे हैं, उसके मास्टर प्लान को डेली डिस्कस करते हैं। बीच में 2 दिन मिस हो गए हैं, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ रीजंस रहे होंगे, अदरवाइज इट इज माई डेडिकेशन कि मैं आपको डेली बेसिस पर आपके मास्टर प्लान की वीडियोस प्रेजेंट करता रहा हूँ। तो नॉट फीलिंग वेल ड्यू टू अ वेरी हैक्टिक शेड्यूल। तो खैर छोड़िए उन सभी बातों को, तो डे 13 की बात करते हैं कि डे 13 के आपके सिलेबस में आपको क्या क्या चीज करनी है। इन बिटवीन अगर कोई क्लास मिस हो जाती है, कोई क्लास नहीं आती है, तो इट मीन्स आप पूरे सिलेबस का रिवीजन जरूर कर लिया कीजिए। साथ साथ प्रीवियस ईयर सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको एनालाइज कर लिया कीजिए, चाहे कितनी बार भी करना हो, बट उनको करते रहिए। सो डे 13 टीजीटी इंग्लिश मास्टर प्लान में आप सभी का स्वागत है। और जो टेबल ऑफ कंटेंट डे 13 के लिए रहेंगे वो सेम रहेंगे, अभी कोई चेंजेस इसमें नहीं है। ग्रामर, वोकैबुलरी, लिटरेरी टर्म एंड ऑथर में हम विलियम शेक्सपियर कर रहे हैं, और साथ साथ आपको उन सभी कंटेंट का रिवीजन करना है डेली बेसिस पर। सो आइए डे 13 के प्लान में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसे जानने से पहले आपको डे 12 में को आपने कोर्स को पूरा किया होगा, तो उसमें आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। तो वह आर्टिकल टॉपिक था आपका, आर्टिकल, ठीक है। इसको रेड एंड मार्टिन से करेंगे तो आपको 90% चीजें क्लियर हो जाएगी। और जो एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में आते हैं वो इन्हीं के बेसिस पर आते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में क्या आर्टिकल यूज होगा आप देख लीजिए। भले ही वोवल है लेकिन साउंड क्या है, ये रूल्स उसमें पढ़ाया गया है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यूनिवर्सिटी आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, यूनियन से पहले, यूरोपियन से पहले क्या आएगा, यू इंपोर्टेंट है, ठीक है। EWE से पहले क्या आएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिकॉर्न से पहले क्या आएगा, यूजफुल एक्सरसाइज से पहले क्या आएगा, और ईयर भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। 2 को मैंने हैशटैग कर दिया है। सो आई वांट यू टू आंसर इन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड देम फ्रॉम दिस बुक। 1 रुपी नोट से पहले क्या आएगा, 1 रुपी नोट आएगा या एन 1 रुपी नोट आएगा। वन आइड मैन से पहले क्या आएगा, हीर से पहले क्या आएगा, 9th चैप्टर से पहले कौन सी आर्टिकल यूज किया जाएगा, ठीक है। सेंटेंस है कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, तो ब्लैंक स्पेस में क्या यूज किया जाएगा। ऑप्शंस आपके पास सामने नहीं है, बट फिर भी यू कैन फिल, ठीक है। एक प्रिपरेशन होती है कि आपको ऑप्शन देख के तैयारी नहीं करनी है, आपको रूल्स क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन देखकर ही आपको आंसर याद आ जाना चाहिए। 80% केसेस में तो ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। 20% क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने की जरूरत पड़े, ये लेवल आपको मेंटेन करना है। क्लियर है। मैन दाउ आर्ट डैश वंडरफुल एनिमल, ठीक है। तो ये ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर नो आर्टिकल, ठीक है। कैलीग्राफी वर्सेस कैकोग्राफी का कंसेप्ट आपने वोकैब में नॉर्मल लुइस में किया, चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। कैलीग्राफी वर्सेस कैकोग्राफी, कैलीग्राफी किसको बोलते हैं, कैकोग्राफी किसको बोलते हैं, और कैको पर भी फिर वहां पर और भी रूट वर्ड्स, वहां पर बहुत सारे वर्ड्स दिए होंगे, कैकोफोनी वर्ड वहां पर दिया होगा। कार्डियोग्राफ वर्सेस कार्डियोग्राम में क्या कंसेप्ट होता है, इसके मीनिंग मुझे आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। सेनेसेंट और जेरेंटोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और ये किससे कनेक्ट करती है। अगर इनमें कोई डिफरेंसेस है तो उसको जरूर जानने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब ऑप्शन में दोनों चीज आपको मिलेगी तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उस कंफ्यूजन को पहले ही दूर कर लीजिए कि सेनेसेंट और जेरेंटोलॉजी ओल्ड एज या एल्डरली से रिलेटेड वर्ड है, लेकिन किस सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। लिटरेरी टर्म में डेकाडेंस मूवमेंट, ठीक है। आपसे सीधा सीधा इसकी सेंचुरी पूछी जा सकती है कि इंग्लैंड में डेकाडेंस मूवमेंट कब एक्टिव थी, वाज रिलेटेड टू विच पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपका आंसर आना चाहिए 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बिल्कुल एंड में। और इस एंड के लिए वहां पर एक फ्रेज यूज किया गया, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताइए, आंसर मैं आपको बता चुका हूं इसका। लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट एक क्रिटिकल वर्क है, ठीक है। ये बायोग्राफिकल वर्क के साथ साथ क्रिटिकल वर्क है, इसके ऑथर का नाम आपको मालूम होना चाहिए, इसका ईयर भी आपको मालूम होना चाहिए। ईयर में आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, 1779 1781 के बीच में ये लिखा गया था, ठीक है। 2 साल तक एक सीरीज के रूप में ये लिखा गया है। बायोग्राफी, लिटरेरी या क्रिटिकल वर्क किसका है, साथ साथ ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वर्ड्सवर्थ से इसका संबंध है। वर्ड्सवर्थ से इसका संबंध है, 1817 में पब्लिश हुआ था। ऑथर आपको मालूम होना चाहिए, एसियन क्रिटिसिज्म, वर्क बाय अर्नोल्ड, 1865 में फोकस किया गया था। और उन्होंने पोएट्री को क्या बोला है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने पोएट्री को क्या बोला है, ठीक है।
तो इट इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इट इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये सारे एस्पेक्ट और कनेक्टेड एस्पेक्ट आपको क्लियर होने चाहिए। गैनीमेड, कायस, पुअर्टोम, स्टीफेनो, बाल्थाजार और कितने क्रॉस ड्रेसिंग कैरेक्टर है, उन सभी की लिस्ट आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो गैनीमेड किस प्ले में है और ओरिजिनल कैरेक्टर का नाम क्या है, कायस ओरिजिनल कैरेक्टर का नाम क्या है, किस प्ले में है ये, पुअर्टोम ओरिजिनल नाम क्या है, किस प्ले में है, स्टीफेनो ओरिजिनल नाम क्या है, डिस्गाइस नेम यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। बाल्थाजार डिस्गाइस नेम है, ओरिजिनल नाम क्या है, किस प्ले में यूज किए गए हैं। साथ साथ शेक्सपियर की वो कॉमेडी जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग प्रेजेंट की गई है, साथ साथ ट्रेजेडी, शेक्सपियर की वो ट्रेजेडी बतानी है जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग है, डिस्गाइज कैरेक्टर है, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर है, इट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अदरवाइज यू नीड टू बी मोर फोकस्ड एंड यू नीड मोर रिसोर्सेज टू स्टडीज दिस कंटेंट। तो आइए डे 13 में बात करते हैं। सबसे पहले रेड एंड मार्टिन में, रेड एंड मार्टिन द मोस्ट फेवरेट बुक, इसकी वर्कबुक एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट के रूल जानना इज डिफरेंट थिंग, बट उसको अप्लाई करना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। और कंसेप्ट को एप्लीकेशन बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी इंग्लिश के एग्जाम में। तो रेड एंड मार्टिन की ग्रामर कंसेप्ट में आपको क्या जानना है, इसमें आप 18 चैप्टर तक कर चुके हैं, 19 तक कर चुके हैं, अब आपको स्टार्ट करना है वर्ब को। और वर्ब में चाहे इरेगुलर वर्ब हो या रेगुलर वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब हो या नॉन फाइनाइट वर्ब हो, सारा कंसेप्ट आप इसमें इस बुक से करें और साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी करें, ठीक है। वोकैबुलरी में, वोकैबुलरी वर्ड पावर मेड इजी से आपकी फेवरेट बुक है, वर्ड पावर मेड इजी से सेशन नंबर 11 स्टार्ट करना है। थोड़ा सा पिछली बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन आपको बुक में जो अवेलेबल सेशन नंबर 10 है वही करना था, ठीक है। तो आज सेशन नंबर 10 को आप डे 13 पे करेंगे। डे 13 अगर पूरे सेशन को टेक्स्ट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप रूट वर्ड्स को जरूर नोट करते रहे। क्या करना है, रूट वर्ड्स, उन रूट वर्ड्स के फिर मीनिंग क्या है और इस रूट वर्ड पर बनने वाले इंग्लिश वर्ड, जो वर्कबुक की एक्सरसाइज है उसमें वो वर्ड दिए गए हैं और साथ साथ उसकी एक्सरसाइज में उसके आंसर दिए गए हैं। तो एटलीस्ट आप अपनी कॉपी में पेन डाउन करते रहे इन वर्ड्स को। जो स्टूडेंट्स टेक्स्ट को पढ़ के वो कैब को करेंगे तो डेफिनेटली उनको 2 to 4 मार्क्स एडिशनल मिलने जा रहे हैं, केवल वोकैबुलरी के नहीं, उनको ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज दे विल हैव बेटर रीडिंग पावर, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इट विल सेव देयर टाइम टू आंसर इट क्विकली, ठीक है। वो रिलैक्स होकर पेपर देंगे क्योंकि उनकी जो रीडिंग पावर है, अंडरस्टैंडिंग पावर है वो अच्छी होगी, उनको कोई कंफ्यूजन वहां पर नहीं होगा। पूरे पेपर की बात करेंगे तो सेशन नंबर 11 में कुछ अच्छे वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोनोमर है, ऐसे ही 10 रूट वर्ड्स पर बनने वाले कुछ 10 वर्ड है और उनके कनेक्टिंग वर्ड इसमें डिस्कस किए गए हैं, क्लियर। तो वोकैबुलरी में आप इसको करेंगे, साथ साथ इसका रिवीजन करते रहेंगे। लिटरेरी टर्म की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिटरेरी टर्म में सबसे पहले आज आपको जानना है डी एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये क्या कंसेप्ट होता है, किसका संबंध इस कंसेप्ट से है, उन्होंने कौन सा ऐसे लिखा था जिसमें उन्होंने इस चीज की बात करी और ओवरऑल ये कंसेप्ट है क्या, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने किस किस को जिम्मेदार माना था, इन सब चीजों पर आपको फोकस करना है, जॉन ड्राइडन एंड जॉन मिल्टन। तो इसलिए हर एस्पेक्ट से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डी एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के बाद आपको पूरा करने के बाद आपको नेक्स्ट टर्म जो करना है वो डोगरील, एक लाइट वर्स की एक फॉर्म होती है, क्या होती है इसमें आपको जानना है, डोगरील क्या होते हैं। देन ड्रामा, ड्रामा की प्रॉपर डेफिनेशन, अ फॉर्म ऑफ कंपोजिशन डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर, विच एक्टर टेक द रोल्स ऑफ कैरेक्टर, इसमें नोट करेक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक डेफिनेशन है। पोएटिक ड्रामा क्या होता है, क्लोजर ड्रामा क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल भी आपको हर हाल में क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मिल्टन का सैमसंग अगोनिस्ट, बाकी ये ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट्री की एक फॉर्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है टीजीटी पीजीटी दोनों एस्पेक्ट से। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या नहीं है और फिर उसके क्या क्या फीचर है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसी पर क्वेश्चन आए थे और फिर आ सकते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। साथ साथ आपको ड्रामेटिक लिरिक भी तैयार करना है, कंट्रास्ट भी समझना है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग से ड्रामेटिक लिरिक किस तरह से डिफरेंट है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम टिंटन एबी है वो एक ड्रामेटिक लिरिक का ग्रेट एग्जाम्पल है,
ठीक है, क्या फीचर है और क्या इससे डिफरेंट है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग से डिफरेंस ये रहती है। ड्रीम विजन, साथ साथ एलिगरी की एक फॉर्म जिसको ड्रीम विजन बोला जाता है, ड्रीम एलिगरी भी बोला जाता है, इसका पूरा मीनिंग जानना है, और साथ साथ इसके एग्जाम्पल जैसे डांटे का डिवाइन कॉमेडी इसका एग्जाम्पल है। इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन सा है, कीट्स का हाइपरियन है, ठीक है, एलिस का एडवेंचर इन द वंडरलैंड है, चौसर की द बुक ऑफ द डचीज इसके एग्जाम्पल में आता है, हाउस ऑफ द फॉर्म इसके एग्जाम्पल आते हैं, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जोन बनियान का वो ड्रीम एलिगरी के एग्जाम्पल में आते हैं। क्यों इसको ड्रीम एलिगरी बोला जाता है, इस कंसेप्ट को जरूर जानने की कोशिश कीजिए, एंड एग्जाम्पल्स आर मोर इंपोर्टेंट। और ये किस सेंचुरी में ज्यादा लिखी गई थे, अ वेरी एग्जाम्पल ऑफ 13th सेंचुरी फ्रेंच पोएम रोमन डी ला रोजर, ये ग्रेट एग्जाम्पल है और इसी से इंस्पायर होगा, फिर लैटिन में लिखी गई, फिर इंग्लिश में लिखी गई, ठीक है। पर लैंगलैंड का पायर्स प्लोमैन इसी के एग्जाम्पल के रूप में पढ़ा जाता है। सो यहाँ पर डी टर्म आपका फिनिश हो जाएगा। इस तरह से लिटरेरी टर्म में रिवीजन करते रहिए, की पॉइंट नोट करते रहिए, उनका पूरा कंसेप्ट जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये केवल लिटरेरी टर्म्स का क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लिटरेरी टर्म, लिटरेरी मूवमेंट एंड लिटरेरी फॉर्म सभी पर क्वेश्चन आते हैं, और उनके जो कनेक्टिंग ऑथर आपके सिलेबस में उससे कनेक्ट करके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। सो स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि 30, 40, 50 लिटरेरी टर्म जो फॉर्म और ग्लोसरी से रिलेटेड है वो केवल वो कर लेते हैं, तो ऐसी बात बनने वाली नहीं है। अब इसकी रेंज को समझने की कोशिश कीजिए, टर्म है, फॉर्म है एंड मूवमेंट है, सारी चीज इसमें आती है। तो आफ्टर हैविंग लिटरेरी टर्म्स देन नेक्स्ट यू विल फोकस ऑन द ऑथर, और ऑथर पर आज को जो टॉपिक है 13 में जो आपको क्लियर करना है हर हाल में, घोस्ट कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर प्लेस, साथ साथ सुसाइड इंसिडेंट्स इन शेक्सपियर प्लेस, कि शेक्सपियर के प्लेस किस किस प्लेस में घोस्ट कैरेक्टर है, ठीक है। अक्सर हेमलेट के बारे में पूछा जाता है कि उसमें घोस्ट कौन है और उसकी कितनी अपीयरेंस होती है, साथ साथ शेक्सपियर की किस किस प्ले में सुसाइड है, ओवरऑल कितनी सुसाइड है, कौन सा कैरेक्टर इसको सुसाइड करता है, तो घोस्ट अपीयरेंस, साथ साथ कैरेक्टर, सुसाइड कैरेक्टर के नेम आपको प्रिपेयर करने हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, दो भी आ सकते हैं डिफरेंट वे में, और वो आपका 100% करेक्ट रहना ही चाहिए। तो आई होप डे 13 में आप इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे, की पॉइंट्स नोट करते रहेंगे और उस पूरे कंटेंट का रिविजन भी आप करेंगे। क्लियर है, जो जो क्वेश्चंस प्रोग्रेस रिपोर्ट के हैं वो जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।